नमस्कार। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा भारत के 100 करोड़ वैक्सीन की है। अभी कुछ देर पहले हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 101 करोड़ के पार हो गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज फर्स्ट डोज से करीब 10 लाख ज्यादा सेकेंड डोज लगे हैं। यानी भारत अब फुल्ली वैक्सीनेट होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री पर्सनली उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। पिछले 9 महीने की सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई और सिर्फ एक आदमी की बात सही निकली। नरेंद्र मोदी ने आज देश से बात की और दुनिया को भी एक बड़ा मैसेज दिया। मोदी ने क्या कहा और क्या किया, देखिए इस रिपोर्ट में। 100 करोड़ टीका लगाने के बाद दुनिया भर के लोग गूगल पर मोदी सर्च कर रहे हैं। आज का ये गूगल डेटा बताता है कि सर्च इंजन पर नरेंद्र मोदी के नाम से होने वाला सर्च 100% के अपर सर्किट को टच कर गया है। 100 करोड़ टीके ने नरेंद्र मोदी का सपोर्ट बेस भी बढ़ा दिया है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% तक पहुंच गई है। अमेरिका की रेटिंग सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने जो लेटेस्ट सर्वे निकाला है उसमें मोदी वर्ल्ड नंबर 1 है। 71% अप्रूवल रेटिंग का क्या मतलब है, इसे एकदम आसान भाषा में ऐसे समझिए। इसका मतलब है 100 में से 71 लोग मोदी के साथ हैं, 100 में से 71 लोग मोदी के काम को सपोर्ट करते हैं, 100 में से 71 लोग मोदी पर भरोसा करते हैं, 100 में से 71 लोग मोदी के कहने पर चलते हैं। हमारी ये सफलता हमें एक नया आत्मविश्वास दिलाती है। हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है। 100 करोड़ वैक्सीन का नंबर देखकर दुनिया दंग है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग ने वर्ल्ड लीडर्स को भी हिला दिया है। दुनिया भर से मोदी को बधाइयां आ रही हैं, जिसे प्रधानमंत्री पर्सनली रिप्लाई कर रहे हैं। मोदी को बधाई देने वालों में पॉलिटिकल लीडर भी हैं और बिजनेस लीडर भी। दुनिया का कोई भी दूसरा बड़ा नेता मोदी के आसपास नहीं ठहरता। गैप इतना बड़ा है कि दूसरा कोई भी नेता मोदी की रेटिंग की बराबरी करने की सोच भी नहीं सकता। अमेरिका के जो बाइडेन के पास सिर्फ 46% अप्रूवल रेटिंग है। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन को बस 38% लोग सपोर्ट करते हैं। जर्मनी की एंजेला मार्केल 53% अप्रूवल रेटिंग पर हैं। फ्रांस के एमैनुअल मैक्रो सिर्फ 35% अप्रूवल रेटिंग के साथ सरकार चला रहे हैं। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो 44%, ब्राजील के बोल्सोनारो 35% और इटली के मारियो ड्राघी 58% अप्रूवल रेटिंग वाले लीडर हैं। सरकार के काम पर जनता की मुहर पर मोदी के बाद जिस दूसरे वर्ल्ड लीडर का नाम आता है वो है मैक्सिको के आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। मैक्सिको में ओब्राडोर को 65% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। वो मोदी के बाद नंबर 2 पर है, मगर मोदी और ओब्राडोर के बीच 6% का गैप है, जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा गैप माना जाता है। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। मोदी की विरोधी पार्टियां 100 करोड़ टीके के बाद भी नुस्ख निकालने में बिजी हैं।
आम दिनों में 24 घंटे में 3-4 ट्वीट करने वाली कांग्रेस पार्टी कल से हर 10 मिनट पर ट्वीट कर रही है। मोदी को डाउन करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया से भारत का कंपैरिजन करती है और 37% वर्सेस 21% का डेटा दिखाती है। वैक्सीन के बहाने कांग्रेस को कल से चीन भी बहुत याद आ रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और चीन से होने वाले ट्रेड का घाटा जोड़ दे रहे हैं। चीन के वैक्सीनेशन नंबर पर दुनिया में किसी को यकीन नहीं है। वैक्सीन लगाने में चीन आगे है, ये किसी ने जाकर नहीं देखा। चीन की हकीकत क्या है अपने टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। कोरोना के असर से चीन फिर से बंद होने लगा है। चीन की सड़कों पर सन्नाटा है, दफ्तर बंद हो रहे हैं। ये चीन के अंदर की तस्वीर है। चीन की लेटेस्ट और ऑथेंटिक रिपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ने भेजी है। बीजिंग एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स बैन की जा रही हैं क्योंकि चीन को कोरोना से फिर डर लगने लगा है। कोविन डैशबोर्ड पर भारत वैक्सीन लगाने के नंबर लाइव दिखाता है। चीन ऐसा कोई लाइव नंबर नहीं दिखाता। चीन के लाइव दिखाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का नंबर अलग अलग करके दिखाने वाले भी गौर से देख लें। अब जितने भी टीके लग रहे हैं उनमें सेकंड डोज ज्यादा लग रहा है, यानी वैक्सीन का सुरक्षा चक्र हर भारतीय की बाह पर कंप्लीट हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और चीन अपने यहां से फैले वायरस से ही परेशान हो रहा है। 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के लिए मोदी ने क्या क्या किया है, इसे सिर्फ नंबर से समझेंगे तो समझना मुश्किल होगा। कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना होगा। याद कीजिए, इसी देश में यहीं की विपक्षी पार्टियों ने वैक्सीन पर कैसे कैसे जुमले उछाले थे। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन को खतरनाक बताया था, भारतीयों को गिनी पिग कहा था और गरीबों में यह गफलत फैला दी थी कि मोदी के प्रयोग में नुकसान ही नुकसान है। इससे जबरदस्त वैक्सीन हेजिटेंसी फैली। शहरों और गांवों में लोग वैक्सीन से भागने लगे थे। मोदी ने उस वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म किया। 100 करोड़ का नंबर प्रधानमंत्री के प्रोग्रेस का प्रमाण है। अब वैक्सीन हेजिटेंसी पर लेटेस्ट सर्वे क्या कहता है उसे देख लेते हैं। भारत में अब सिर्फ 2% लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। अमेरिका में ऐसे लोग 18% हैं। रूस में 27% लोग वैक्सीन लगवाने से भाग रहे हैं। जर्मनी में 11% और फ्रांस में 9% लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। कांग्रेस और उसके नेता 70% फर्स्ट डोज और 30% सेकंड डोज देख रहे हैं। उनको भारत में किया गया एक सर्वे भी देखना चाहिए। इस सर्वे में लोगों से यह पूछा गया कि अगर कोरोना वैक्सीन का थर्ड डोज आता है तो क्या वो लगवाना चाहेंगे। इसके जवाब में 61% लोगों ने कहा कि हां, अगर थर्ड डोज लगाने की परमिशन मिली तो वो अवश्य लगवाएंगे। 100 करोड़ वैक्सीन का नंबर देखकर चीन चीन चिल्लाने वालों को अभी और झटके लगने वाले हैं। ये तो अभी शुरुआत है। चीन को दूसरा झटका दिवाली पर लगने वाला है। साथियों, एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था। बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। नरेंद्र मोदी ने पहले कुशीनगर संबोधन में संकेत दिया
और फिर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट इशारा कर दिया। चाइना से फैले वायरस के खिलाफ इंडिया की फाइट आखिरी चरण में है। अब इकोनॉमी के फ्रंट पर मोदी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली पर मोदी वर्सेस जिनपिंग होगा। प्रधानमंत्री के पास वोकल फॉर लोकल का नारा होगा। मोदी का वोट बैंक लोकल है। प्रधानमंत्री जब स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो गांव-गांव तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है। दिए, मोमबत्ती, लाइट बत्ती, पूजा की मूर्ति, सजावट के सामान और पटाखे। दिवाली पर हिंदुस्तान के लोग सबसे ज्यादा जिन चीजों की खरीदारी करते हैं उस बाजार पर चीन ने कब्जा कर लिया था। मोदी इसे रोक रहे हैं, जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ चीन जाने से बच जाएंगे। 2020 की दिवाली में वोकल फॉर लोकल से चीन को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 2021 में इससे 2.5 गुना यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए चीन जाने से बचेंगे। भारत के बाजारों में चाइनीज माल की बिक्री रुकेगी तो चीन का दिवाला निकलेगा। ये कैसे करना है, ये कैसे मुमकिन होगा, प्रधानमंत्री ने आज विस्तार से समझाया। आप याद करिए, पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। दिवाली के दौरान बिक्री की एक तरफ और बाकी साल की बिक्री एक तरफ होती है। हमारे यहां दिवाली के समय, त्योहारों के समय बिक्री एकदम बढ़ जाती है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, हमारे छोटे छोटे उद्यमियों, हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों, सभी के लिए आशा की किरण बनकर आई है। छोटे दुकानदारों के यहां से खरीदारी, छोटे उद्यमियों के माल की खरीदारी, रेहड़ी पटरी वालों की मदद। दिवाली पर हिंदुस्तान के लोग जितना खर्च करते हैं वो अगर अपने ही देश में रह जाए, वो पैसा अगर चीन न जाए तो दबाव चीन पर बढ़ेगा। चीन की दवाई इंपोर्ट बंद, चीन की मिठाई इंपोर्ट बंद, चीन के इंजेक्शन इंपोर्ट बंद, चीन के ग्लव्स और मास्क इंपोर्ट बंद, चीन के खिलौने इंपोर्ट डाउन, चीन के पटाखे इंपोर्ट डाउन, चीन के दिए इंपोर्ट डाउन, चीन की मूर्तियां इंपोर्ट डाउन, चीन के झालर इंपोर्ट डाउन। मोदी चीन से लड़ रहे हैं, विरोधी मोदी से लड़ रहे हैं। पब्लिक दोनों को देख रही है। 100 करोड़ के रिकॉर्ड ने दिखा दिया है कि पब्लिक को विरोधियों से ज्यादा नरेंद्र मोदी पर यकीन है। आज अनन्या पांडे से एनसीबी ने 3.5 घंटे पूछताछ की। एनसीबी ने पूछताछ के लिए एक बार फिर अनन्या को सोमवार को बुलाया है। अनन्या से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े सवालों के घेरे में भी हैं, सवाल उठाने वाले भी हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक उन पर हमलावर हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनकी बहन की 2 तस्वीरें दिखाई और उन पर वसूली करने का इल्जाम लगाया। जो ऑफिसर सबको ड्रग्स में पकड़ता है, क्या वो सच्चा है और मंत्री जी के आरोपों में कितना दम है? हमने एक तहकीकात की और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की। ये पिक्चर कहां की है? दुबई की है या मुंबई की? नवाब मलिक कहते हैं कि दुबई की है, वानखेड़े कहते हैं कि मुंबई की है। हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग
मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहाँ गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है। मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ। ये उस चीज़ की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप है ये। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? ड्रग्स केस में एक दूसरा फ्रंट खुला हुआ है। यहाँ ना आर्यन है ना अनन्या। पेच महाराष्ट्र सरकार के बड़े मंत्री और आर्यन को जेल भेजने वाले सबसे बड़े अफसर पर फंसा है। मंत्री ने समीर वानखेड़े पर दुबई से उगाही एक्सटॉर्शन के आरोप लगाए हैं। मंत्री ने इस तस्वीर को सबसे बड़ा प्रूफ बताया है। कहा है कि वानखेड़े का दावा झूठा है। ये दुबई की पिक्चर है। पता ठिकाना फुल एड्रेस भी ट्विटर की पोस्ट में लिखा है। 10 दिसंबर को समीर वानखेड़े दुबई के ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे। वो झूठ बोल रहे हैं और एक्सपोज हो गए। नवाब मलिक का आरोप बड़ा था, लिहाजा हमने भी इस पिक्चर की सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश की। लॉन्च की तस्वीर कहां की है? जब हम इसका पता लगाने में जुटे तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर मिली। हमने अपनी रिसर्च का दायरा और बढ़ाया। ऐसी कई तस्वीरें मिली जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल नवाब मलिक के पोस्ट की गई पिक्चर से हूबहू मिलता था। सबसे पहले हमने दोनों पिक्चर्स का मिलान करना शुरू किया। हूबहू सोफा, हूबहू छत, हूबहू लाइट, हूबहू कालीन। और भी करीब से हमने देखने की कोशिश की तो समीर वानखेड़े और उनकी बहन यास्मीन के पीछे छोटे से पिलर पर गुलाबी रंग की एक डिजाइन नजर आई। ठीक वैसी ही थी जो हमें वायरल हो रही तस्वीर में मिली। और समीर वानखेड़े पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि जिस तारीख का जिक्र नवाब मलिक कर रहे हैं उस दिन वो दुबई में नहीं मुंबई में थे। और हमें भी पता चला कि ये तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट के एक लॉन्च की है। ये फोटो है जो कि इंस्टाग्राम पर भी यास्मीन वानखेड़े जो कि समीर वानखेड़े की बहन है उनके मौजूद है। यहाँ पर देखिए समीर वानखेड़े की बहन एक सोफे पर बैठी हुई दिखाई दे रही है और ठीक उनके बगल में जो है ये समीर वानखेड़े बैठे हुए हैं। और इसी फोटो को ट्वीट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से नवाब मलिक ने दावा किया था कि ये फोटो जो है दुबई की है। लेकिन हमने समीर वानखेड़े से जब बात की कि सर ये फोटो कहाँ का है तो उन्होंने कहा मुंबई का। हमने दोबारा पूछा किस जगह का, एयरपोर्ट का, तो उन्होंने कहा यस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। इस बात का भी उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बात करते हुए बताया और इस बात की पुष्टि की कि जो नवाब मलिक दावा कर रहे हैं कि फोटो दुबई का है वो दरअसल दुबई का नहीं है बल्कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है। और हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक समीर वानखेड़े उस वक्त अपनी बहन यास्मीन वानखेड़े को जो कि मालदीव जा रही थी उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए हुए थे। ड्रग्स केस में एनसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन से सबसे ज्यादा परेशान नवाब मलिक हैं। मंत्री जी की नाराजगी के पीछे की वजह को पर्सनल कहा जा रहा है और हो सकता है इसलिए भी वो पर्सनल हो गए हैं। नवाब मलिक के लिस्ट में दूसरे नंबर पर यास्मीन वानखेड़े हैं, समीर वानखेड़े की बहन। इनकी भी इन दो फोटो पर सवाल खड़ा किया है। नवाब मलिक ने इसे बड़ा प्रूफ बताया है। कहा है कि मालदीव की तस्वीर है और यहीं पर समीर वानखेड़े और उनकी सिस्टर ने बॉलीवुड के एक्टर से वसूली की थी। ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज़ नॉट ये बहुत ही घिनौनी शब्द इस्तेमाल किए गए थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटे बच्चों के साथ में जाके एक्सटॉर्शन जैसी घटिया चीज़ या घटिया क्राइम कोई भी करेगा। नवाब मलिक से आप वहाँ पर मिले मेरी किसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है। समीर वानखेड़े ने खुद ये बात मानी है कि वो परिवार के साथ विद गवर्नमेंट की परमिशन से छुट्टियां मनाने मालदीव गए थे। अब समीर वानखेड़े और उनकी बहन ने वसूली की या नहीं, नवाब मलिक ने इन फोटो के अलावा अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया।
जिससे कि ये साबित हो सके कि दोनों भाई बहनों ने बॉलीवुड स्टार्स से एक्सटॉर्शन किया। बात फैमिली की आई, सवाल समीर वानखेड़े की सिस्टर पर खड़े हुए तो जवाब देने खुद यास्मीन वानखेड़े आई। ये जो फोटो है ये दुबई की है ही नहीं, मेरा भाई कभी दुबई गया ही नहीं। और वैसे मैं ये सब क्लैरिफिकेशन आपको क्यों दूं? आप कौन हो? अगर जनता पूछ रही है तो मैं उनके लिए हूं, लेकिन अगर कोई और पूछ रहा है तो उनको आप कौन हो? यू आस्क द कोर्ट, you ask the judiciary system, tell me to produce it there, and I will happily, as a person of constitution, will produce it there for you. For the constitution, you ask me questions, I'll produce everything. And he never came to Dubai, and there is a certain protocol to be followed for officers on this level, that वो लोग पहले हर जगह सतर्क करते गवर्नमेंट को, they have to give underwriting, and then passports are available, and everything goes through a procedure for officers. And that is the reason they just cannot come and go like that without permission. तो ये जानकारी जिन्होंने ट्वीट किया उनको थी नहीं, इतने बड़े पोस्ट पे उनको प्रोटोकॉल लेवल्स नहीं पता, उनको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं पता कि परमिशन के बिना आप जा ही नहीं जा सकते हो। वो बंबई की है या नहीं उनकी टीम को नहीं पता, ट्वीट कर दिया आपने उठा के। तो इस फोटो का पूरा सच यास्मीन ने बताया, लेकिन नवाब मलिक अपने इल्जाम पर अड़े हैं। दावा कर रहे हैं कि उनके पास पूरे प्रूफ है और समीर वानखेड़े जेल जाएंगे। कौन सच्चा है कौन झूठा, खैर इसका हिसाब तो कानून करेगा। वैसे तो नवाब मलिक मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से वो वानखेड़े फैमिली पर पर्सनल हो गए हैं, सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं। हमारे जो पिछले 15 दिन से जो हमारे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, जो मेरी जो मृतक माँ है वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, मेरी जो बहन है उस पर अटैक हो रहा है, मेरे जो सेवानिवृत्त पिता है, मेरे डैडी हैं, उन पे ये अटैक हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल आणि तू आम्हाला तुरुंगात टाकण्यासाठी पुढे आला होता। तुझा तुरुंगवास या जनता देशातली पाहिल्याशिवाय थांबणार नाही। आज या मंचावरती तुला आवाहन करतो। किती बोगस माणूस आहे आमच्याकडे पुरावे आहे। याचा बाप बोगस होता, हा स्वतः बोगस आहे, याच्या घरातली लोक बोगस आहे आणि इतका बोगसगिरी केलेली पुरावे सादर केल्यानंतर एक दिवस ही नोकरीत राहू शकत नाही आणि तुरुंगवास याच्यात निश्चित आहे। ते पुरावे आगामी काळामध्ये आम्ही काढणार आहोत। हमारे जो पिछले 15 दिन से जो हमारे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, जो मेरी जो मृतक माँ है वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, मेरी जो बहन है उस पर अटैक हो रहा है, मेरे जो सेवानिवृत्त पिता है, मेरे डैडी हैं, उन पे ये अटैक हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। नवाब मलिक ने छाती ठोककर समीर वानखेड़े को जेल में डालने का चैलेंज किया है, लेकिन वो करेंगे कैसे ये वही जानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने तो समीर वानखेड़े को लेकर सरकार क्या सोच रही है वो बता दिया है। नवाब मलिक यांनी म्हटले की त्यांना एका वर्षात ते नोकरीतून जाणार, ते कसं तुरुंगात गंभीर आरोप केलेले तुमच्याकडे काही पुरावे देणार आहे मी सगळं। नाही, राज्य सरकारने याची चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, कारण ते केंद्रीय एजन्सीच्या माध्यमातून ते काम करतायत आणि आमच्याकडे काही पुरावे दिलेले नाहीत। आता त्यांनी काय स्टेटमेंट केलं आहे मला त्याची माहिती नाही आहे, पण मी माहिती जरूर घेईन। उधर समीर वानखेड़े के घर वालों ने भी नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि नवाब मलिक उनके परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जासूसी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उनकी बहन के साथ फ्लेचर पटेल नाम के शख्स की फोटो थी। पूछा था कि ये शख्स हर मामले में पंच कैसे बन जाता है और इसका वानखेड़े फैमिली से क्या रिश्ता है। नवाब मलिक के एक एक आरोप का जवाब आज समीर वानखेड़े की सिस्टर ने दिया। अगर ये कॉमन मैन होता तो क्वेश्चन उठता। बेसिकली मैंने पहले भी ये कहा है, अपनी हर इंटरव्यू में कहा है
कि फ्लेक्चर पटेल इज अ प्रेसिडेंट ऑफ सैनिक फाउंडेशन महाराष्ट्र। तो बेसिकली आप एक चीज़ समझ लीजिए कि वो एक जवान है, और वहाँ पर जब फेलिसिटेशन हुई थी मिस्टर वानखेड़े की, तो उनको उन ब्रिगेडियर्स थे, एक्स जवान थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। अगर जो ये डिपार्टमेंट है अगर कॉल करता है, कॉल अपॉन दी आर्मी, एक बेसिकली एक जो सोल्जर है, जो एक्स आर्मी है, तो क्या ये गलत है अगर उनसे हेल्प लेता है तो? और अगर बेसिक जो कॉमन आदमी होते हैं वो डरते हैं ये सब चीज़ों से। देयर आर डेंजरस नाइजीरियंस, देयर आर डेंजरस पीपल इन दिस रैकेट। तो अगर ये जवान ही है जो कर सकता है। बड़ी खबर, टीएमसी सांसद सुष्मिता देव पर आज त्रिपुरा में हमला हुआ। सुष्मिता देव ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया। सुष्मिता देव ने हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सुष्मिता देव ने कहा कि उनकी कार पर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट हुई, बीजेपी के लोगों ने उनका बैग, मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया। सुष्मिता देव का आरोप है कि इस हमले में उनके साथ चल रहे कुछ लोग घायल भी हुए हैं। They have beaten our workers. They snatched my bag, threw my phone on the floor. I had to snatch it back from them. I have got hurt here trying to protect these people. अब से ठीक 15.5 घंटे बाद दिल्ली से लेकर ढाका तक, अमेरिका से लेकर रूस तक बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में ग्लोबल प्रोटेस्ट होने वाला है। और इस प्रोटेस्ट के लिए आज इस्कॉन ने एक नया नारा भी दिया है, हिंदू लाइव्स मैटर। कल यही हैशटैग पूरी दुनिया में ट्रेंड करेगा। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक चिंता है। चिंता से भी ज्यादा बड़ी बात और बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। नए सबूत आ गए हैं, सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं जो ये साबित करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ, पंडालों और मंदिरों में जो हिंसा हुई, वो एक सोची समझी साजिश थी। जानबूझकर हिंदुओं पर अटैक किए गए, जानबूझकर लोगों को भड़काने वाले ऐसे वीडियोस वायरल किए गए, और ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। ये प्लान किसने बनाया, कैसे बनाया? बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। हजारों हिंदू सड़क पर निकल चुके हैं, हाथों में मशाल है, जुबान पर एक ही बात है, हिंदू लाइव्स मैटर। बांग्लादेश मुर्दाबाद। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ, वो क्यों हुआ, किसने किया, किसके इशारे पर किया? अमेरिका की तस्वीरें देख लीजिए, रिएक्शन सुन लीजिए। आने के पीछे उस दर्द, उस चीख, उस कराह का स्वर भी है जो बांग्लादेश में निर्दोष पार्थ दास की इस्कॉन मंदिर में निर्मम हत्या करने वाले एक वैशी समूह के कृत्य से जुड़ा एक मजहबी उन्माद जो हिंसक भीड़ के रूप में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए बढ़ जाता है, उसकी रोकथाम के लिए कौन आवाज उठाएगा? सिर्फ अमेरिका ही क्यों, स्कॉटलैंड ही क्यों, दुनिया का कोई भी कोना उठा लीजिए, सबके सवाल एक ही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को किसने मारा, कत्लेआम कैसे हुआ, हिंदू मंदिरों पर हमले के पीछे कौन था? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का सबसे बड़ा प्रूफ मिल गया है। 12 अक्टूबर 2021 की शाम में क्या हुआ, बांग्लादेश की मस्जिद में कौन आया और किससे मिला, मस्जिद के भीतर किसकी किससे क्या बात हुई, कैमरे पर दिख रहा वो शख्स कौन था, उसने क्या उठाया, 12 और 13 अक्टूबर की रात को हिंदुओं पर हमले की साजिश कैसे रची गई, हिंदुओं के नरसंहार का मास्टरमाइंड किस किस गली से गुजरा, कहां कहां गया, उसने दुर्गा पूजा पंडाल में क्या रखा, साजिश का मास्टरमाइंड हाथ में क्या लेकर निकला और क्या लेकर वापस लौटा, सारे सबूत, एक एक प्रूफ, सब सीसीटीवी कैमरे पर हैं और हर डिटेल बहुत ही ज्यादा विस्फोटक है। जिसके कहने पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को चाकू से गोदा, घर में घुसकर हमला किया, पंडाल तोड़े, मंदिर तोड़े। बांग्लादेश का वो कट्टरपंथी हत्यारा अब एक्सपोज हो गया।
চাকু টাকু আছে তো, রিভলভার আছে তো, না থাকলে ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় মনে হয় আছে। হ্যাঁ মুসলমান, হাটহাজারী মাদ্রাসায় মনে হয় আছে। হ্যাঁ আছে, কিছু চুরি আছে। এই চুরিগুলা এই জনগণে নিজের বাপের নাম কইতে পারে না, বাপ বললে জানাজা দিতে পারে না, নিজের মা বললে জানাজা দিতে পারে না। তোদের গরু জবাই করার জন্যই এই চুরি রাখা হয়েছে। जिसने खून बहाने की धमकी दी, भीड़ को उकसाया, उसका वीडियो भी सामने आ गया। সারা দেশে আওয়াজ উঠেছে, সবাই গ্রেফতার হয়, আব্বাসী কেন গ্রেফতার হয় না? আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, আমি ফাঁসিকে ভয় পাই না, জেলকে ভয় পাই না, বিদেশি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে ভয় পাই না। যদি এই দেশের মানুষকে ফাঁসি দিতে দিতে রশি শেষ হয়ে যায়, কর্মীদের হত্যায় যদি বুলেট শেষ হয়ে যায়, এই দেশে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামরা একের পর এক ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে যাবে। अब से कुछ घंटों के बाद यानी 23 अक्टूबर को पूरी दुनिया में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। हिंदू लाइव्स मैटर के पोस्टर छप गए हैं, सेव बांग्लादेशी हिंदूज के हैशटैग घूम रहे हैं। पूरी ग्लोबल कम्युनिटी एकजुट हो गई है। अमेरिका से लेकर रशिया तक बांग्लादेशी हिंदुओं की ही बात हो रही है। मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश में टेंशन काफी हाई है। कट्टरपंथियों की जमात कोई बहुत बड़ा गेम करने वाली है। মুসলমানের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলায় ইসলাম ছিল, আছে, থাকবে, থাকবে, থাকবে। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए सुनियोजित हमले के सबूत इन तस्वीरों में छिपे हैं। एक शख्स है जिसकी सीसीटीवी फुटेज मिली है और बांग्लादेश की पुलिस का दावा है कि हिंदुओं पर हुए हमले के पीछे की साजिश में ये एक अहम कैरेक्टर है। शुरुआत होती है 12 अक्टूबर की रात से। 12 अक्टूबर की रात करीब 11:15 बजे के आसपास दो लोग एक साथ कैमरे पर नजर आते हैं। ठीक 10 मिनट बाद एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है। 11 बजने से ठीक कुछ सेकंड पहले तीनों शख्स कैमरे से गायब हो जाते हैं। इसके बाद 12 और 13 तारीख की रात 2:15 बजे कैमरे पर हरकत होती है। एक शख्स पास में मौजूद टेबल से किताब जैसी कोई चीज उतारता दिखता है और कुछ सेकंड बाद वहां से निकल जाता है। 3 मिनट बाद वो शख्स फिर वापस आता है और टेबल के पास जाकर फिर से कुछ उठाता है। इसके बाद वो शख्स हाथ में किताबनुमा चीज लेकर बाहर निकलता है और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तेजी से गली चौराहों से गुजरते हुए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहुंचता है। बांग्लादेश की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो तफ्तीश की है उसमें दावा किया है कि हर फुटेज में इस शख्स के हाथ में एक किताब साफ साफ दिख रही है और दावा किया जा रहा है कि ये वही मजहबी किताब है जिसने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों को भड़काने का काम किया। सीसीटीवी फुटेज में उस शख्स के अलावा कई और लोग दिख रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आखिरी फ्रेम में इस शख्स के हाथ में जो दिख रहा है उसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो दुर्गा पूजा पंडाल से चुराया गया था। ये पूरा घटनाक्रम 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात का है और इसी के बाद अगली सुबह प्री प्लान्ड साजिश के तहत हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। दुर्गा पूजा पंडाल तोड़ दिए गए, मंदिरों पर अटैक शुरू हो गए और साजिश वाली आग में घी डालने का काम किया बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं ने। খ্রিস্টান হিন্দু তোমাদি যা আছে এরা সবাই তোমাদের চিরন্তন দুশমন, এরা মুসলমানের কখনো বন্ধু নয়। আজকের দিন 13 অক্টোবর, এই 13 অক্টোবরে আপনারা দেখেছেন 2021 সালের এই বুধবার দিনে আপনারা দেখেছেন সেই কুমিল্লাতে একটা পূজা মণ্ডপের ভিতরে তাদের দেবতী, তাদের মা, তাদের মূর্তি, তাদের ভাস্কর্য, তার পায়ের উপরে আমার আল্লাহর ওই শিবানী রেখেছে, আমার আল্লাহর রেখেছে। ও মুসলমান, মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু আমাদেরকে যতটুকু ভালোবাসি আমরা তার চাইতে লক্ষ কোটি গুণে বেশি নাকি আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি। আমরা জীবন দিয়ে দিব, অপমান সহ্য করব না। আমরা জীবনটাকে
তেজপাতার মতো করে দিব, কিন্তু কোরআনের অপমান বাংলাদেশের মুসলমানরা, পৃথিবীর কোন মুসলমান সহ্য করবে না। बांग्लादेश की पुलिस को तफ्तीश में जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें कई चीजें क्लियर हैं। पहली, हिंदुओं के खिलाफ साजिश से पहले 3 लोगों की मस्जिद में मुलाकात हुई थी। सीसीटीवी से ये चीज क्लियर हो जाती है। दूसरी, मस्जिद में मीटिंग के बाद 12 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे फुटेज में दिख रहा है एक शख्स उस धार्मिक किताब को टेबल पर रख देता है और इकबाल वहां से बाहर निकल जाता है। तीसरी, 12 और 13 अक्टूबर की रात 2:15 बजे इकबाल उसी टेबल से वो धार्मिक किताब उठाता है और दुर्गा पूजा पंडाल की तरफ निकल जाता है। ये सारी बातें सीसीटीवी फुटेज से एस्टैब्लिश हो जाती हैं। इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर इकबाल को बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मगर अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल नाम का ये शख्स एक ड्रग एडिक्ट है और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। मगर बांग्लादेशी मीडिया इकबाल के भाई के हवाले से ये क्लेम कर रहा है कि इकबाल ने ये पूरी साजिश अकेले नहीं की, किसी ने ऐसा करने के लिए उसे उकसाया। अब किसी के भी दिमाग में यही सवाल आएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ आग लगाने वाले चेहरे कौन हैं? सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आरोपियों की साजिश के पीछे किसका दिमाग है? इसका जवाब है बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना, जो अभी भी जहर उगल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की तर्ज पर शरिया कानून की वकालत कर रहे हैं। ইসলামী শরিয়া কায়েম করুন, তখন ব্যাংক ঠিক হয়ে যাবে, আদালত ঠিক হয়ে যাবে, পার্লামেন্ট ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক কিনা? এই সব কথা আমি বলেছি। মুসলিম কখনো সেকুলারিস্ট হতে পারে না। তার ধর্ম, তার কর্ম সবকিছু কন্ট্রোল করি। शरिया कानून की बात करने वाला मौलाना अभी फ्री घूम रहा है, लेकिन चाकू से काटने और रिवॉल्वर से हिंदुओं को मारने के लिए उकसाने वाला मौलाना अब्दुल रहीम बांग्लादेश की पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये वही शख्स है जिसने धमकी दी थी कि बांग्लादेश में एक भी पूजा पंडाल नहीं बचेगा। मगर चंद गिरफ्तारियों से बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात नहीं सुधरेंगे। वहां बहुसंख्यक मुस्लिम तबके के कट्टरपंथियों के अलग अलग समूह लगातार धमकी दे रहे हैं कि बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने की पहल की गई तो पूरा देश जल उठेगा। जमाते इस्लामी और हिफाजते इस्लाम जैसे कट्टरपंथी समूहों के मौलवियों ने धमकी तक दे दी कि अगर उन्हें छेड़ा गया तो बांग्लादेश में एक खूनी अभियान शुरू हो जाएगा। আগামীর বাংলাদেশ কোরআনের বাংলাদেশ, আগামীর বাংলাদেশ ইসলামের বাংলাদেশ, আগামীর বাংলাদেশ আলেম ওলামার নেতৃত্বের বাংলাদেশ হবেই হবেই হবে। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।